तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका। लेकिन ये अब मैथ्स का लेक्चर नहीं है, ये है आपका पॉलिटी का लेक्चर। ओके, ये आपका पॉलिटी का लेक्चर है और मैं आज आपको पॉलिटी में पढ़ाऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और वो है आपका फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, क्या पढ़ाने वाला हूं मैं? फंडामेंटल राइट्स। जितने भी लोग का आपका सीजीएल का पेपर है, टीयर 2 का, ये क्लास उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी और रेलवे, उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार, तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कौन कौन से राइट्स हैं, कितने राइट्स हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसका एक बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, इसकी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, कैसे आया हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में, किस भाग में दिया गया है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भाग हैं टोटल। बताइए, कितने भाग हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल? किसी को पता है? तो याद रखिएगा, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम, ठीक है, यानी कि ऑन कहा जाए 26 जनवरी, ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है, ये है। तो इस टाइम, एट दिस टाइम, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स थे वो कितने थे? 22 पार्ट्स थे, 22 भाग थे। और आर्टिकल कितने थे? जो हमारे आर्टिकल थे इस टाइम तक, वो हमारे आर्टिकल थे 395, 395 आर्टिकल थे। कितने शेड्यूल्स थे? याद रखिएगा, कितने शेड्यूल्स थे? शेड्यूल हमारे थे इस टाइम तक 8। ओके, और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बना ही था तो कुछ अमेंड हुआ नहीं था उस टाइम, तो अमेंडमेंट्स जो थे वो हमारे कितने थे? 0 थे। अमेंडमेंट्स हमारे 0 थे। ठीक है, बट नाउ, लेकिन अभी, ठीक है, एट प्रेजेंट आप कह सकते हो, वर्तमान में, वर्तमान में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल कितने भाग हैं, पार्ट्स? अब जो हमारे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हो चुके हैं वो हो चुके हैं 25, 25 भाग हो चुके हैं। शेड्यूल कितने हो गए हैं? नंबर ऑफ शेड्यूल्स, शेड्यूल्स, शेड्यूल्स अब हो चुके हैं 12। ओके, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अभी फंडामेंटल राइट्स तो स्टार्ट मैंने किया नहीं है, लेकिन आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और आर्टिकल्स कितने हो चुके हैं? नंबर ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स अब हो चुके हैं लगभग 450 प्लस, मान लीजिए। ओके, और एक चीज बचा, कितने अमेंडमेंट्स, क्योंकि अब तक तो आपको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई ढेर सारे संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं। ओके, तो कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं अभी तक? तो 106, 106। तो इतने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एट प्रेजेंट। ओके, तो हमारे जो 1950 तक 22 पार्ट थे, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन आप लोग बहुत ही कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये आपको मैंने क्लाउड बना दिया, क्लाउड बना के आपको ये बता दिया, ये क्लाउड आप बना लो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा। लेकिन जो ये 22 पार्ट्स हैं, इसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स का डिस्कशन का जिक्र किस भाग में हुआ है? तो याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स का जो हमारा डिस्कशन है वो पार्ट 3 में हुआ है। ठीक है, किस पार्ट में हुआ है? पार्ट 3 में हुआ है। ऐसे मैं रब करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इससे रब करने जा रहा हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कि फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से राइट्स हैं। ठीक है, कैसे आया, ये सब कुछ, इस सब का जिक्र आपके होने वाला है आज की इस क्लास में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी
लिए ये क्लास। ओके, ये रहा आपका। तो आप एक लाइन लिख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, या ऐसे मैं लिखना चाहूं तो कह सकता हूं कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पे लिख लीजिएगा कि थ्री पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया deals with the provisions of deals with the provisions of fundamental rights, deals with the provisions of fundamental rights, मौलिक अधिकार। तो पार्ट 3 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये इसमें जिक्र मिलेगा आपको फंडामेंटल राइट्स का। हिंदी में बोले तो फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में हम कहते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, हिंदी वाले बच्चों ये देख लीजिएगा, ये हो गया आपका मौलिक अधिकार। इसका जिक्र सीजीएल में तो डायरेक्ट पूछ देता है, ठीक है। जो टीयर 1 का पेपर होता है सीजीएल का, पूछता है डायरेक्ट पूछ देता है, बताइए फंडामेंटल राइट्स का जो डिस्कशन है, जिक्र है, वो किस पार्ट में किया गया है। तो सीधा आपका 2 नंबर आपको मिल जाता है कि भाई पार्ट 3 में जिक्र है, पार्ट 3 में जिक्र है फंडामेंटल राइट्स का। ओके, अब पार्ट 3 में तो डिस्कशन हो गया फंडामेंटल राइट्स का। अब कौन से आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो ये याद रखिएगा कि जो फंडामेंटल राइट्स का आपको डिस्कशन मिलता है पार्ट 3 में, वो हमें मिलता है आर्टिकल 12 से, ठीक है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 ये जो है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, इसका प्रोविजंस जो है ये इतने इस आर्टिकल के बीच में आपको दिखेंगे। ओके, और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम कहना चाहेंगे आपसे कि ये जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 जो है इसे बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, ठीक है। जो ये पार्ट 3 है, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है, या वरना आपको किसी न किसी किताब में आपको मिल ही जाएगा, हर जगह तो उपलब्ध है, ठीक है। तो ये जो आपका है, क्या कहते हैं, पार्ट 3, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम भी दिया गया है, इसे एक दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है, बोला जाता है इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अब इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्यों कहा गया, ये जानने बहुत जरूरी है, ठीक है। मौलिक अधिकार ये सब रब कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पॉलिटी हटाता हूँ, पॉलिटी जगह मैं लिख दे रहा हूँ पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 3 ये होता है फंडामेंटल राइट्स, और आपको यहाँ पे आर्टिकल भी लिखना है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 12 टू 35, 12 से लेके 45 आर्टिकल के बीच आपको फंडामेंटल राइट्स का जिक्र मिलेगा, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये जो है आपका, कि इसे मैग्ना कार्टा बोला जाता है, पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आप कह सकते हो पार्ट 3, पार्ट 3 is also known as, part 3 is also known as Magna Carta of Indian Constitution, Magna Carta, Magna Carta of Indian Constitution, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, हिंदी वाले बच्चों लिख लीजिएगा, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, पार्ट 3 को बोला जाता है क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस को डिस्कस किया गया है, ठीक है। अब मैग्ना कार्टा के बारे में बात कर लेते हैं कि मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया, मैग्ना कार्टा असल में है क्या, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा असल में, अबाउट लिख लीजिएगा,
अबाउट मैग्ना कार्टा। ये मैग्ना कार्टा था कि क्यों इस भाग को मैग्ना कार्टा का नाम दिया गया? क्योंकि इस भाग में मैग्ना कार्टा, ठीक है, क्योंकि ये जो मैग्ना कार्टा था, ये सब में था क्या? ये फरमान था। मैग्ना कार्टा क्या था? ये एक फरमान था। किस चीज का फरमान था? ये पहला ऐसा फरमान था जिसमें कि दिस इज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें कि आपके सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कशन हुआ था। ठीक है, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के बारे में बतलाया गया था इसमें। ये ऐसा फरमान था, कह सकते हैं आप। और इस फरमान को जारी किया था, आप कह सकते हो, मैग्ना कार्टा। लिख सकते हो इज, क्या था मैग्ना कार्टा? इज द चार्टर ऑफ राइट्स, इज द चार्टर ऑफ राइट्स। मैग्ना कार्टा इज द चार्टर ऑफ राइट्स इशूड बाय, किसके द्वारा इशू किया गया था? ये पूछ लेता है कभी कभी कि मैग्ना कार्टा जो था इसे किसने इशू किया था, तो याद रखिएगा, इशूड बाय किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, इशूड बाय किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड, किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड इन 1215 में, 1215 में जो इंग्लैंड के किंग जॉन थे उनके द्वारा इशू किया गया था। और ये क्या था? एक रिटन डॉक्यूमेंट था, एक रिटन डॉक्यूमेंट था रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। लोगों के मौलिक अधिकार के बारे में एक लिखित, कह सकते हो, प्रपत्र था, एक फरमान था ये मैग्ना कार्टा। और हमारा जो पार्ट 3 है उसमें भी एक मौलिक अधिकार का जिक्र है। तो इसलिए ये जो दोनों सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में, मैग्ना कार्टा और हमारे पार्ट 3 के बीच में, इसीलिए पार्ट 3 को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा कहा गया। ओके, तो ये रहा तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि ये मैंने क्या क्या बताया आपको कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है ये बता दिया। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में जिक्र मिलेगा। पार्ट 3 को और किस नाम से जाना गया? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मैग्ना कार्टा क्या था? ये एक चार्टर ऑफ राइट्स था, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट था रिलेटेड टू द आपका फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, इशूड बाय, किसके द्वारा इशू किया गया था? बाय द किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड इन 1215। ठीक है, अब आते हैं, डिस्कस करते हैं कि कितने फंडामेंटल राइट्स हैं या थे, वो सब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए थोड़ा सा रब करते हैं। आप लोग ये सब नोट करते चलिएगा, ठीक है, बिल्कुल। आप लोग ये जो है ना क्लाउड में बनाता चल रहा हूँ, ये सब आप लोग नोट्स सब अपना बनाइएगा ना, ठीक है। तो बिल्कुल ये सब उठा उठा के आप लोग एकदम टाइप कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। ओके, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब में तो ये फैसिलिटी है ना स्क्रीनशॉट की। ओके, अब मैं ये रब करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपका डिस्कशन। अब हम बात करेंगे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सब की बात करेंगे, किस किस आर्टिकल में किस फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है, वो सब इसके प्रोविजन सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। अब देखिए, क्योंकि पूरा ये फंडामेंटल राइट्स छोटा चैप्टर तो है नहीं, समय लगेगा इसमें आपको। तो एक क्लास में आप ये मत समझिएगा कि एक क्लास में पूरा फंडामेंटल राइट्स पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन आज लगभग 50% उम्मीद करूंगा कि आज आपका 50% फंडामेंटल राइट्स मैं कंप्लीट करके जाऊं। ओके, तो अब लिखते जाइए, बस लिखते जाइए, मैं समझाता हुए चलूंगा आपको। ओरिजिनली, ठीक है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, याद रखिएगा, ओरिजिनली लिखिएगा, ओरिजिनली देयर आर देयर वर, ठीक है, सॉरी, देयर आर नहीं, देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ओरिजिनली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स, पहले केवल 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, ओरिजिनली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स। कौन कौन से थे? पहला, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, थोड़ा सा राइटिंग बनाऊंगा मैं आपको यहाँ पे, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, ये पहला फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी। और इसमें किस किस आर्टिकल का, मतलब कहां से कहां तक है ये?
ये याद रखिएगा, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी का जिक्र है। और अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे 14 क्या है, 15 क्या है, लेकिन अभी सातों फंडामेंटल राइट्स जान तो लें क्या क्या है जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली। ओके, दूसरा फंडामेंटल राइट्स, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, ये हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट्स है। ओके, और ये किस किस आर्टिकल तक है, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, ये आपका राइट टू फ्रीडम, ये आपका दूसरा फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, तीसरा है आपका, थोड़ा छोटा छोटा लिखूं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब जानते ही होंगे क्या होता है आप। एक्सप्लॉयटेशन ये किस किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 23 से लेके आर्टिकल 24। दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार के विरुद्ध कौन कौन से आपके जो मौलिक अधिकार हैं उसका जिक्र इसमें मिलेगा आपको। चौथा जो फंडामेंटल राइट्स है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक, आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। ओके, इसके बाद जो आपका आर्टिकल आता है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, फिफ्थ वन, फिफ्थ वन इज योर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये आपका आर्टिकल 29 और 30 में इसका जिक्र मिलेगा। ठीक है, 29 और 30 में इसका जिक्र मिलेगा। अब मैं ऊपर अप करता हूं। ठीक है, या एक और देखता हूं, अट जाता है इसमें। छठवां जो आपको मिलेगा, छठवां, सिक्स्थ वन इज योर राइट टू प्रॉपर्टी, और इस पे स्टार मार्क कर लीजिएगा, जो छठवां वाला मैं लिख रहा हूं इस पे स्टार मार्क कर लीजिएगा और बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा सा। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, इसका जिक्र मिलता था आर्टिकल 31 में। देखिए ओरिजिनली, ओरिजिनली लिखा हूं ना, मतलब इसके बारे में आपको ये डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये अब आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है। जो ये आपका राइट टू प्रॉपर्टी था ना, ये आपका जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम अब ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। अब ये क्या है वो मैं आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन सातवां भी लिख लेते हैं। सातवां जो है वो आपका क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, सातवां कहाँ लिखूं, मैं थोड़ा सा इसको रब करता हूं। ठीक है, जो आपका सातवां राइट्स है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, ये याद रखिएगा, आर्टिकल 32। ओके, तो ये रहा आपका एक बार सातों, ये सात था, लेकिन इसमें क्योंकि छठवां जो था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, इसे अब फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। ठीक है, फंडामेंटल के लिस्ट, राइट की लिस्ट से इसे अब हटा दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी। अब इसे हटा दिया गया तो कहाँ रखा गया है। ठीक है, ये सब पूरा नोट कर लीजिएगा आप लोग, और मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, इसे हटा के कहाँ रख दिया गया है। ठीक है, तो ये लिखिएगा, अब रब करता हूं मैं। ठीक है,
अब मैं आपको यहाँ थोड़ा सा रब करता हूँ और बताऊंगा राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के अब कहाँ रख दिया गया है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ओके, तो ये रहा आपका पूरा रब होने को आ गया। फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। तो जो ये सात अब मैंने लिखा था, सातों लिखा था, उसमें से एट प्रेजेंट आपका केवल 6 फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि राइट टू प्रॉपर्टी, जो ये राइट टू प्रॉपर्टी था, इसके बारे में मैं बात करूंगा। ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो ये किस आर्टिकल में था? ये आर्टिकल 31 में था। राइट टू प्रॉपर्टी ये आर्टिकल आपका 31 में था, और ये उस टाइम फंडामेंटल राइट्स था। लेकिन इसे 44th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्या लिखेगा? 44th बाई, लिखिएगा बाई, ठीक है, बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ, बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको क्या बना दिया गया? इट इज मेड अ लीगल राइट। इट इज मेड अ लीगल राइट। इसे फंडामेंटल राइट से हटा के इसे एक लीगल राइट बना दिया गया। कौन सा राइट? लीगल राइट। ठीक है। कानूनी अधिकार हो गया। अभी ये मौलिक अधिकार से उठ के ये कानूनी अधिकार हो गया, लीगल राइट हो गया, अंडर आर्टिकल 300 ए। और किस आर्टिकल में भेज दिया गया? ये आर्टिकल डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम में, सीजीएल ओजीएल में, कि किस आर्टिकल में डाल दिया गया? आर्टिकल 300 ए, 300 ए में डाल दिया गया। 31 से उठा के से आर्टिकल 300 ए में रख दिया गया, इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये आर्टिकल 300 ए किस में है? इन पार्ट 12, पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो ये रह बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नोट डाल के लिख लीजिएगा। ठीक है। कि राइट टू प्रॉपर्टी को बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसे आपका फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार से उठा के इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। किसे? राइट टू प्रॉपर्टी को। और इसे उठा के आर्टिकल 300 ए में रख दिया गया। और ये 300 ए किस पार्ट में है? पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अभी आपका सीजीएल टीयर 2 होने वाला है, तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि बताइए जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसे उठा के किस आर्टिकल में रख दिया गया? तो आप डायरेक्ट मार के आएंगे आर्टिकल 300 ए। ठीक है। वन डे एग्जाम जितने भी होते हैं उसमें आपका ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके। तो इससे भी आप क्लाउड बना के, नोट पॉइंट बना के एकदम अच्छे से सुंदर से अपने कॉपी में नोट्स बनाएंगे तो आप लिख सकते हो फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ये राइट टू प्रॉपर्टी। तो जब इसे उठा के बताइए, 7 मैंने लिखा था, जो फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट लिखी थी उसमें मैंने 7 लिखी थी, उसमें से एक को हटा दिया गया। तो कितने बचे? अब 6 बचे ना। तो आप यहाँ पे आप तुरंत लिख लीजिए, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है। स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिएगा इसका, आपको अगर लिखना नहीं चाहते हैं तो। अब क्या हो गया? अब आपके पास टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हो गए एट प्रेजेंट? तो एट प्रेजेंट आपका 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है। एट प्रेजेंट आपका अब 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ओके। तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं।
तो उसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या का जिक्र है, वो सब डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट there are at present there are only at present there are only six fundamental rights, सिक्स फंडामेंटल राइट्स। कोई पूछ ले बताइए कितना फंडामेंटल राइट्स हैं, तो आपको तुरंत जवाब देना है कि 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। और जब बना था तब कितने थे, तब 7 थे। ठीक है, जब हमारा 1950 में तब 7 फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन एट प्रेजेंट आपका 6 फंडामेंटल राइट्स है। ओके, 1978 के बाद से आपका 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, आप ये कर सकते हो। ओके, तो आइए सबसे पहला हम लोग जो आर्टिकल का जिक्र करेंगे वो होगा, ठीक है, आर्टिकल 12। ठीक है, आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या होगा, क्योंकि आर्टिकल 12 से ही तो स्टार्ट होता है ना फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 12, इसमें आपका है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इसमें आपका क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। देखिए आप लोग जब भी कोई आर्टिकल पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको लिखेगा द स्टेट शैल डू दिस, द स्टेट शैल डू दिस, डू दैट। तो उसमें जो स्टेट वर्ड है उसका डेफिनेशन ये आपका आर्टिकल 12 में बोला गया है। ठीक है, बताया गया है डेफिनेशन ऑफ स्टेट की, हम स्टेट को किस मतलब किन किन चीजों को स्टेट कहेंगे, ये बताया गया है आपका आर्टिकल 12 में, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, अब इस स्टेट में किन किन चीजों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ठीक है, इस स्टेट में आपको किस किस चीज का तो आप लिख सकते हैं, द टर्म स्टेट्स, द टर्म स्टेट्स includes, the term state includes, किन किन चीजों को इंक्लूड किया गया है इस स्टेट वर्ड में, इस स्टेट टर्म में। तो आप लिखेंगे गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पहला गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो हमारे जो इंडिया की पार्लियामेंट है, संसद है, और जो सरकार है उस वो आपका स्टेट टर्म में आएगी। दूसरा गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर ये भी आ जाएगी, जो स्टेट वर्ड है उसमें। जितने भी लोकल अथॉरिटीज हैं, ठीक है, जितने भी लोकल अथॉरिटीज हैं, ऑल लोकल अथॉरिटीज। ठीक है, जितने भी लोकल अथॉरिटीज हैं, ओके, जैसे कि म्यूनिसपैलिटीज, दैट इज म्यूनिसपैलिटीज, म्यूनिसपैलिटीज नगर निगम जो होती हैं वो भी स्टेट वर्ड में आ जाएंगी। पंचायत, ठीक है, पंचायत ये सब आपके स्टेट वर्ड में आ जाएंगी। मतलब जब बोला जा रहा है कि स्टेट, तो इनमें इनमें से कोई भी आपका स्टेट में इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, इसमें आपका और भी अदर अथॉरिटीज आ जाएंगी स्टेट में, जैसे कि आपकी LIC हो गई, ठीक है, ONGC हो गई, ठीक है, सेल हो गई। तो इन सब के लिए भी आप स्टेट का यूज कर सकते हैं। तो मतलब एक बहुत ही ब्रॉड मीनिंग है स्टेट का। ठीक है, जो आर्टिकल 12 में जो स्टेट टर्म या स्टेट वर्ड का जो डेफिनेशन बताया गया है, ये केवल एक ही या दो लोग से संबंधित नहीं है, एक बहुत ही ब्रॉड मीनिंग है स्टेट का। ओके, तो ये रहा आपका आर्टिकल 12। तो जो आपको आर्टिकल में दिखेगा ना, कई कई जगह आपको लिखता है, ठीक है, कि द स्टेट शैल डू दिस, द स्टेट शैल डू दिस फंक्शन। तो वहां पे जो स्टेट वर्ड है उसका क्या मतलब है, ये आपको आर्टिकल 12 में इसका जिक्र मिलेगा। तो ये रहा आपका आर्टिकल 12। उम्मीद करता हूं आपको आर्टिकल 12 अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 12 में क्या है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट वर्ड या स्टेट टर्म का डेफिनेशन बताया गया है कि स्टेट में किस किस को शामिल किया जाएगा। ओके, तो ये रहा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल
13 के बारे में हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 13 क्या है, क्यों है, सब कुछ पढ़ेंगे। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा इस चैनल पे। आपको फंडामेंटल राइट्स का में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, वनडे एग्जाम्स के लिए याद रखिएगा, आपको जितने भी वनडे एग्जाम्स है ना, आप ये पढ़ लोगे ये सेशन, तो आपको फंडामेंटल राइट्स के सारे क्वेश्चंस जितने भी आते हैं वनडे एग्जाम्स में, एसएससी रेलवे, तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अब आर्टिकल 13, अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 किस चीज का जिक्र है आर्टिकल 13 में? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 13 क्या बताता है कि ऑल लॉज दैट आर, जितने भी लॉज जो कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हैं, उन सभी को क्या करो, शुड बी डिक्लेयर्ड वॉइड, उनको नल घोषित कर दो, उनको एकदम कर दो खत्म है, ये सब, ये कुछ नहीं है, उनको एकदम तहस नहस कर दो उसका, ये कह रहा है आर्टिकल 13। ठीक है, तो इसको अगर अच्छी भाषा में, सभ्य भाषा में लिखा जाए आर्टिकल 13 को, तो इसमें आप लिख लीजिएगा कि ऑल लॉज, बोला जाए ऑल लॉज, जितने भी नियम कानून है, ऑल लॉज, ठीक है, दैट आर, ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट। जैसे कंसिस्टेंट मतलब होता है कि थोड़ा सा, क्या इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया बताइए? असहमति कह सकते हैं, इनकंसिस्टेंट है, या जो आपका कह सकते हैं कि मेल नहीं खा रहे हैं। ठीक है, ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद, all laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights, or in derogation of any of the fundamental rights, or in derogation of any of the fundamental rights, all, or in derogation of any of the fundamental rights, any of the fundamental rights should be declared void, should be, या शैल बी void, डायरेक्टली लीजिए कि शैल बी void, शैल बी void। ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब है? मतलब कि ऐसा कोई भी लॉ, ऐसा कोई भी कानून जो कि किसी भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, ठीक है, कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा कानून जो भी किसी भी मौलिक अधिकार का हनन करता है या उल्लंघन करता है, तो उसको तुरंत ही क्या कर सकते हैं, एकदम बर्खास्त कर दिया जाए, एकदम नल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाए। ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाए ऐसे लॉज को। ठीक है, ये आर्टिकल 13 बोल रहा है। ठीक है, समझ गया क्या कर रहा है आर्टिकल 13? कि ऑल लॉज, जितने भी नियम हैं जो कि इनकंसिस्टेंट हैं या डेरोगेटरी हैं फंडामेंटल राइट्स के, जो फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन कर रहे हैं, उनको आप क्या कीजिए, शैल बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड, या कह सकते हैं आप इनवैलिड। ठीक है, वो सभी लॉ को इनवैलिड घोषित कर दिया जाए तुरंत। ये है आर्टिकल 13। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपको, हमको लगता है आप समझ में आ गया होगा कि जितने भी लॉ जो हैं, जितने भी नियम हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं, कंट्रावीन कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को, उन सभी को क्या कीजिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दीजिए या उनको इनवैलिड घोषित कर दीजिए। ये कहता है आर्टिकल 13। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 14 के बारे में। ठीक है, और आर्टिकल 14 किसके अंदर आता है? राइट टू इक्वालिटी। तो अब हेडिंग डाल लीजिए, राइट टू इक्वालिटी। तो समझ गए ना कि आर्टिकल 12 क्या था, आर्टिकल 13 क्या था?
कोई पूछेगा बताइए आर्टिकल 12 में क्या था, आर्टिकल 13 में क्या था, तो आप समझा लोगे ना। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, और आर्टिकल 13 में बोला गया है वो सभी नियम कानून जो कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हैं, कंट्रावीन करते हैं, उनको आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दीजिए, उनको आप इनवैलिड घोषित कर दीजिए। ठीक है, अब डाल लीजिए पहला जो फंडामेंटल राइट्स था, पहला फंडामेंटल जो राइट्स था हमारा राइट टू इक्वालिटी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। राइट टू इक्वालिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। और राइट टू इक्वालिटी ये सभी को पता है कहां से कहां तक था, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। और इसमें सबसे पहला है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 में है क्या, आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है वो आपको पता होना चाहिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, कि मतलब कानून के समक्ष सभी बराबर, कानून के सामने सभी बराबर हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, कानून का संरक्षण और कानून के सामने सभी बराबर, ये है आर्टिकल 14 में। क्या कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है सभी लोग बराबर। ठीक है, सभी लोग बराबर नहीं है, इसमें एक्सेप्शन है, इसमें आपका एक्सेप्शन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि किसी किसी लोग को स्पेशल प्रोटेक्शन मिलती है, जो आपके गवर्नर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, उनको क्या है, कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो कहां से सभी लोग कानून के समक्ष बराबर हो गए? नहीं हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा एक्सेप्शन, आर्टिकल 14 सभी लोग कानून के समक्ष बराबर नहीं है ना। कैसे हैं भाई? आप आपके लिए और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए क्या सभी लोग सेम नियम है? नहीं है, उनको कुछ स्पेशल, कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं जो आपको, आपके पास नहीं है। ठीक है, तो एक्सेप्शन में लिखिएगा, एक्सेप्शन में लिखिएगा आर्टिकल 361, आर्टिकल 361, इसमें क्या है, स्पेशल प्रिविलेजेस, स्पेशल प्रिविलेजेस स्पेशल प्रिविलेजेस टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, प्रेसिडेंट और गवर्नर को कुछ विशेष विशेष अधिकार दिए गए हैं, कुछ विशेष अधिकार से नवाजा गया है जो एक आम इंसान को नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये है एक्सेप्शन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में। और एक और है आर्टिकल 105 भी एक्सेप्शन है, आर्टिकल 105 भी एक्सेप्शन है। हालांकि ये आपको याद नहीं रखना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं। आर्टिकल 105 में क्या है, स्पेशल प्रिविलेजेस टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जितने भी एमपीज हैं उनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिला हुआ है। और जो आपका जितने भी एक आर्टिकल है 194, ठीक है, आर्टिकल 194 है, उसमें स्पेशल प्रोविजन टू प्रिविलेजेस टू एमएलएस, तो उसमें भी आपको कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिला गया है। जितने एमपीज हैं, जितने भी एमएलएज हैं, उनको कुछ ना कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है कि नहीं है? तो कहां से सब लोग इक्वल हो गए? नहीं हो गए ना। तो ये है आपका आर्टिकल 14 में कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड, आपको लेकिन एक्सेप्शन भी पता होने चाहिए कि कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें। ठीक है, सभी लोग कैसे बराबर हो जाएंगे? ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल है, आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, क्लाउड बना के एक बार फिर से इसे नोट कर लीजिएगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, आर्टिकल 14। अब बात करते हैं आर्टिकल 15, शायद मूवी भी आई थी ये, आप लोगों ने देखा होगा। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15, आयुष्मान खुराना था इस मूवी में। आर्टिकल 15 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव को
हटाइए। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन लिखिएगा, प्रोहिबिशन ऑफ, प्रोहिबिशन, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव का अंत कीजिए, भेदभाव को एकदम प्रोहिबिट करना है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, धर्म के आधार पर, रिलीजन यानी कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पे, कास्ट के आधार पे, ठीक है, लिंग के आधार पे, सेक्स के आधार पे, ठीक है, रेस के आधार पे एंड बर्थ प्लेस के आधार पे, जन्म के स्थान के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, इन सब के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आर्टिकल 15 बोलता है। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि रिलीजन के आधार पे, कास्ट के आधार पे, ठीक है, महिला पुरुष के आधार पे, रेस के आधार पे या जन्म स्थान के आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेशन है तो उसका प्रोहिबिशन होना चाहिए। ये आर्टिकल 15 कहता है और यही मूवी थी, कौन सी, आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना की, ठीक है। और ये याद रखिएगा, ये जो आर्टिकल 15 है ये आपका केवल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इन्हीं को दिया गया है। तो आप कह सकते हो दिस, जो आपका राइट है या दिस आर्टिकल है, ये अवेलेबल है केवल किसको, ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेस एंड बर्थ प्लेस, ये आपका क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ, केवल अवेलेबल टू लिखिएगा, अवेलेबल टू सिटीजन्स, अवेलेबल टू सिटीजन्स, ओके। तो ये हो गया आर्टिकल 14, हो गया आर्टिकल 15 हो गया, ठीक है। अब इसमें भी एक्सेप्शंस है। कहेंगे भाई सभी लोग रंग भेद के आधार पे कहाँ सभी लोग इक्वल हैं, कुछ एक्सेप्शन इसमें भी हैं। कैसे एक्सेप्शन है, जैसे कि आपका आर्टिकल 15(3), एक आर्टिकल 15(3) है, उसमें आपको पता है कि वुमेन्स और को जो चिल्ड्रन है उनको कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं, ठीक है। SC ST और बैकवर्ड क्लास को कुछ क्या है, स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। तो कहाँ से भेदभाव नहीं हो रहा है। जनरल का आप लोग कहते हैं ना कि जनरल का कट ऑफ इतना हाई है, हाँ? आप लोग बोलते हो कि जनरल कट ऑफ एकदम देखिए अनरिजर्व कैटेगरी हाई है, लेकिन SC ST OBC का कट ऑफ थोड़ा सा कम रहता है। क्यों? क्योंकि कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो लेकिन ये टॉपिक पे मैं छेड़ना नहीं चाहूंगा क्योंकि बहुत ही, आप कह सकते हैं क्या, बहुत ही विवादित टॉपिक है। तो ये है, तो स्पेशल प्रोविजन फॉर SC ST, उनको स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, ठीक है, SC ST एंड OBC को। तो ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 का, स्पेशल प्रोविजन टू वुमेन, वुमेन और चिल्ड्रन, ठीक है, ठीक है। तो उनको भी कुछ स्पेशल प्रोविजन मिले हुए हैं। तो थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, है ना डिस्क्रिमिनेशन। तो ये हो गया आर्टिकल 14, सभी लोग लॉ के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। आर्टिकल 15 बोल रहा है कि आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेस एंड बर्थ प्लेस। तो ये दो आर्टिकल हो गया। अब आर्टिकल 16 की बारी है। आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 क्या कहता है बताइए, ये सब नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। आर्टिकल 16 जो है वो क्या बोल रहा है, आर्टिकल 16 अब थोड़ा सा जल्दी से खत्म करते हैं इसको क्योंकि बहुत समय हो रहा है, ठीक है। आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 15 हो गया, दो आर्टिकल हो गए राइट टू इक्वालिटी में, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे आर्टिकल 16, ठीक है। आर्टिकल 16, तो राइट टू इक्वालिटी कहाँ गया, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 में किस चीज का जिक्र है, इसमें लिख लीजिएगा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इक्वालिटी ऑफ
अपॉर्चुनिटीज, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकरी में आपका इक्वालिटी का अपॉर्चुनिटीज दिया जाए। ठीक है, क्या सरकारी नौकरी में इक्वालिटी का अपॉर्चुनिटीज है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटीज का इक्वालिटी। आर्टिकल 14 क्या था बताइए? आर्टिकल 14 क्या था? कि सभी लोग लॉ के समक्ष इक्वल हैं। ठीक है, और प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, ये था आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 में कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, बर्थ प्लेस, ठीक है, सेक्स। ठीक है, इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, पब्लिक के मतलब सरकारी, जो सरकारी जॉब कर सकते हो आप, ठीक है, सरकारी पोस्ट पे जो जॉब होती है उसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो लेकिन इसमें भी आपका नहीं है, तो इसमें भी लिख लीजिएगा कि आर्टिकल 16 का एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है? कि स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, स्पेशल प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ SC ST। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन, स्पेशल प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। SC ST एंड OBC कर सकते हो आप लोग। तो रिजर्वेशन की जो प्रोविजन है वो यहाँ पे है आपका। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में। तो ये आर्टिकल 16 है। ठीक है, अब आर्टिकल 17 क्या है लिख लीजिए ना। आर्टिकल 17 क्या है? आर्टिकल 17 क्या है बताइए? आर्टिकल 17 है, डायरेक्ट पूछता है यहाँ से। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं। आर्टिकल 17 है आपका एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत या बहिष्कार। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत या छुआछूत। अब छुआछूत नहीं करना चाहिए, लेकिन पहले के जितने भी आप लोग देखे होंगे हमारे वैदिक टाइम्स में, उस टाइम बहुत ही छुआछूत था। ठीक है, तो लेकिन अब तो बहुत कम हो गया है। तो ये एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में कहा गया है कि छुआछूत का एबॉलिशन कीजिए, छुआछूत को एकदम खत्म कीजिए। ठीक है, और लास्ट आर्टिकल जो है आर्टिकल 18 है। वो क्या है? आर्टिकल 18 क्या बोलता है? क्या बोलता है भाई आर्टिकल 18? आर्टिकल 18 है कि एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 18 है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, कि आप लोग कोई टाइटल नहीं लगा सकते। जैसे किसी को कोई विदेश से कोई डॉक्टरेट डॉक्टरेट मिला है तो आप उसे अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट, यहाँ पर याद रखिएगा, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। एक्सेप्ट मिलिट्री, जैसे एकेडमिक का PhD है तो आप डॉक्टर लगा सकते हो। एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, एकेडमिक टाइटल सब लगा सकते हो कि हाँ भाई इंजीनियर हैं या वो है, फलाना ठिकाना है, जो भी है। लेकिन और कोई टाइटल्स, जैसे आपको पद्म अवार्ड मिला, ठीक है, पद्म अवार्ड मिला, पद्मश्री, तो आप ये नहीं लिखोगे कि पद्म अवार्ड वो अपने नाम के आगे। ठीक है, अपने नाम के आगे आप नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला आर्टिकल, राइट टू इक्वालिटी। तो एक बार फिर से मैं डिस्कस कर देता हूँ। आर्टिकल 14 क्या था? आर्टिकल 14 था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, मतलब लॉ के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। ठीक है, ये बोला गया था। और फिर आर्टिकल 15 था कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, की डिस्क्रिमिनेशन का अंत होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्स, बर्थ प्लेस, कास्ट। ठीक है,
फिर आपका आर्टिकल 16 था कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में अपॉर्चुनिटीज का इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लेकिन आपको पता है कि रिजर्वेशन की सुविधा उपलब्ध है, तो वहां पे भी एक एक्सेप्शन था। फिर आर्टिकल 17 है कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और उसके प्रैक्टिस को प्रोहिबिट कीजिए, ये आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 18 है कि एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, मतलब मिलिट्री टाइटल जो होता है लेफ्टिनेंट, ठीक है, ठीक है, मेजर, ये सब आप लगा सकते हो अपने नाम के आगे, ठीक है, कैप्टन, ठीक है, ये सब आप क्या कर सकते हो, अपने टाइटल्स के आगे लगा सकते हो, अपने नाम के आगे लगा सकते हो। मिलिट्री टाइटल आप लगा सकते हो, एकेडमिक टाइटल जैसे कोई पीएचडी किया है तो वो डॉक्टर लगा सकता है, लेकिन और कोई टाइटल आप नहीं लगा सकते। जैसे भारत रत्न जीते हो तो आप ये नहीं लिखोगे कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, तो ये सब आपको नहीं लिखा। कोई और लिख सकता है आपके बारे में, लेकिन आप खुद नहीं लिखोगे, ठीक है। तो ये सब हो गया आर्टिकल 14 टू 18 के बारे में, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। इसके बाद है आर्टिकल 19 से 22 पढ़ेंगे, जो कि हम लोग पढ़ते हैं। आर्टिकल 19 से लेके 22 हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि हमें आज 50% कंप्लीट करना है, तो हम जरूर पढ़ेंगे आर्टिकल 19 से 22। ओके, आर्टिकल 19 टू 22 जरूर पढ़ेंगे हम लोग आज। और ये क्या है? राइट ऑफ फ्रीडम या राइट टू फ्रीडम कहते हैं हम लोग इस कैटेगरी को, जो सेकंड हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स डालिए, सेकंड फंडामेंटल राइट्स, सेकंड फंडामेंटल राइट्स, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम किसके बारे में, मतलब किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है लिखवाया था? आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक, ये राइट टू फ्रीडम है, ठीक है। तो आइए आर्टिकल 19 के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, कि आर्टिकल 19 में क्या क्या बोला गया है। ओके, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 डिटेल पढ़ते हैं हम लोग। तो आर्टिकल 19 में देख लीजिएगा, प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट्स, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट्स रिगार्डिंग, लिखेगा, रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ, पहला, ठीक है, पहला जो है 19(1)(a), ठीक है, इसे हम कहते हैं 19(1)(a), फ्रीडम ऑफ, लिखिएगा, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, मतलब खुल के आप बोल सकें, बोलने और रोकने टोकने में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आपका आर्टिकल 19(1)(a) है। आर्टिकल 19 के अंदर 6 राइट्स, मतलब फ्रीडम के रिकॉर्डिंग रिगार्डिंग 6 राइट्स रखे गए हैं। पहला है 19(1)(a), फ्रीडम ऑफ, ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। और इसके अंदर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, इसके अंदर देखिए कई राइट्स आते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है? फ्रीडम ऑफ प्रेस, कोई पूछे ना कि फ्रीडम ऑफ प्रेस बताइए, तो याद रखिएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में ही आता है फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस इसी में आता है। राइट टू नो, ठीक है, जानने का अधिकार, राइट टू नो,
राइट टू नो भी इसी के अंदर आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। इसके बाद फ्रीडम टू राइट टू एक्सेस टू, एक मिनट, राइट, ये क्या गड़बड़ हो गया, राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट, ठीक है, राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट, ये भी आपका किसके अंदर आता है, ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के ही अंतर्गत आता है। राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट, इंटरनेट तक पहुंच, ये अधिकार जो है कि इंटरनेट तक पहुंच सकते हैं, ये भी आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, आप एडवर्टाइजमेंट प्रिंट कर सकें, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, ये भी आपका एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, ये भी आपका क्या है, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अंतर्गत ही आता है। फ्रीडम टू रिमेन साइलेंट, मौन रहने का अधिकार, ये भी आपका स्पीच और एक्सप्रेशन के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। लिखिएगा, फ्रीडम टू रिमेन साइलेंट, ठीक है, शांत रहना, मौन रहने का अधिकार, ठीक है, मौन रहने का अधिकार, ये भी किसके अंदर आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अंतर्गत ही आता है। तो ये रहा 19(1)(a), ओके, 19(1)(a), ओके। अब आते हैं 19(1)(b), तो ये सब लिख लीजिएगा इसके अंदर की फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अंतर्गत क्या क्या आता है। फ्रीडम ऑफ इट इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू नो, राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट, ये सब आप लोग लिख लीजिए। अब आते हैं 19(1)(b), ठीक है, 19(1)(b), 19(1)(b), क्या है 19(1)(b), बताइए। 19(1)(b जो है, आर्टिकल 19(1)(b), इसमें क्या डिस्कस किया गया है, ठीक है, इसमें डिस्कस किया गया है कि राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब आप लोग कहीं भी शांति पूर्वक असेंबल हो सकते हैं, राइट टू असेंबल, राइट टू असेंबल पीसफुली, राइट टू असेंबल, एक मिनट क्यों भाग जा रहा है, राइट टू असेंबल पीसफुली, ठीक है, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, शस्त्रों के बिना, मतलब ये नहीं कि एक आप लोग झूठ बना के गए हैं बंदूक बंदूक लेके, विदाउट आर्म्स, ठीक है, मतलब आप कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, एक जगह पे इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन आपके हाथ में शस्त्र वस्त्र नहीं होना चाहिए, ठीक है, विदाउट आर्म्स, ठीक है, शांति पूर्वक आप, जैसे वो होता है ना धरना प्रदर्शन, ठीक है, तो मतलब शांति पूर्वक आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, अनशन पे बैठ सकते हैं, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ये आर्टिकल 19(1) के बी में है, इसका आपको खुली छूट है, इसकी आपको फ्रीडम है, इसकी आपको स्वतंत्रता है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, इसका नाम ही है स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम। तो जो का 19(1)(a) था, उसमें आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन था, फिर आपका 19(1)(b) है, राइट टू असेंबल पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स, फिर है 19(1)(c), 19(1)(c) है, 19(1)(c), लिखिएगा, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मतलब आप संघ बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं, तो इन सब के बनाने का आपको छूट है, फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, सोसाइटीज, ठीक है। 19(1)(a) में था आपका स्पीच और एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता,
19(1)(b) में आपको दिया गया है कि आप असेंबल हो सकते हैं कहीं पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। फिर 19(1)(c) में बोला जा रहा है कि आप बताइए, आप एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं 19(1)(d) में। 19(1)(d), ठीक है, ये आर्टिकल 19 को मैं मिटाता हूँ, रब करता हूँ। ठीक है, 19(1)(d), 19(1)(d), 19(1)(d) में किसका जिक्र है बताइए? राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लिखिएगा, राइट टू मूव, सॉरी सॉरी सॉरी, राइट, राइट टू मूव फ्रीली, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि आप पूरे इंडिया के टेरिटरी में आप कहीं भी फ्रीली घूम सकते हो। ठीक है, ये आपका 19(1)(d) में बोला गया है। ठीक है, अब 19(1)(e) रब करें ये सब ऊपर। ठीक है, ये सब मैं रब करता हूं ऊपर। नाइनटीन वन ई में क्या बोला गया है भाई? 19(1)(e) में कहा गया है कि राइट टू रिसाइड एंड सेटल, राइट टू रिसाइड एंड सेटल, राइट टू रिसाइड एंड सेटल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब भारत में कहीं भी आप जाके बस सकते हैं, टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, राइट टू रिसाइड एंड सेटल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि आप भारत में कहीं भी जाके रह सकते हैं, बस सकते हैं। ये आपका 19(1)(e) में है। 19(1)(f), ठीक है, 19(1)(f), 19(1)(f जो है वो क्या था? देखिए 19(1)(f) में था कि राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, राइट, राइट टू एक्वायर, लीजिएगा, राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, लेकिन इसे ऑमिट कर दिया गया है। ठीक है, इसे क्या कर दिया गया है? ऑमिट कर दिया गया है। डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी मतलब आप किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, उससे फिर बेच भी सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। तो ये राइट, अब इसमें कुछ एक्सेप्शन आ गए थे ना, तो इसलिए इस राइट को ऑमिट कर दिया गया था बाई 44th। ये जो 19(1)(f) है, यहाँ पे स्टार मार्क कर लीजिएगा, इस पे लिख लीजिएगा कि ऑमिटेड बाई, ऑमिटेड बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये जो 19(1)(f) है, राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, इसे ऑमिट कर दिया गया था। अब एक और बच रहा है इसमें, 19(1)(g), ठीक है, 19(1)(g) जो है वो कहाँ लिखूं? ए को मिटा लूं ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। याद रखिएगा 19(1)(a) क्या था? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एक और बच रहा है 19(1)(g), वो मैं यहां लिख दे रहा हूं, 19(1)(g), इसमें क्या था? राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन, आप कोई भी क्या कर सकते हो? प्रोफेशन चूज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, बिजनेस कोई कर सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ लिख लीजिएगा राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन आप चुन सकते हो, ठीक है, कोई भी प्रोफेशन आप चुन सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो, ठीक है, कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस, कुछ भी आप, आपका मन है दुकान खोलने का तो आप दुकान भी खोल सकते हो, आपका मन है बिल्डिंग मटेरियल की दुकान खोलने का वो भी खोल सकते हो, टीचिंग करने का शौक है आपको मेरी तरह तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ये 19(1) है, ठीक है। तो ये था आपका आर्टिकल 19। इसमें 6 फ्रीडम आपको बताया गया है, ठीक है, वो आपको याद रखना है। पहला था 19(1), ये था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रोफेशन, ठीक है, सॉरी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस है, राइट टू नो है, फ्रीडम टू रिमेन साइलेंट है, राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट है, ये सब हमने पढ़ा था राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। फिर आर्टिकल 19(1) का बी था कि राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, आर्टिकल 19(1) का बी। फिर 19(1) का सी था फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, कि आप एसोसिएशन, यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म कर सकते हो। फिर 19(1) का डी था कि आप पूरे इंडिया में कहीं, पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहीं भी आप फ्रीली घूम सकते हो, रोम कर सकते हो, ठीक है, भ्रमण कर सकते हो, पूरे भारत के टेरिटरी में आप फ्रीली बिना रोक टोक के भ्रमण कर सकते हो, ये 19(1) डी में बोला गया है। 19(1) ई था कि आप पूरे भारत के जो है क्षेत्र, टेरिटरी है जो इंडिया का, उसमें कहीं भी आप रिसाइड होकर सेटल हो सकते हो, आपका मन है आंध्र प्रदेश में जाने का तो वहां जाके सेटल हो जाओ, ठीक है। फिर 19(1) एफ था कि आप कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो, बेच सकते हो, लेकिन इसको ऑमिट कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1917, इसके तहत इस 19(1) एफ को हटा दिया गया है। उसके अब बाद आप 19(1) जी पढ़ा कि आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हो, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस, ऑक्यूपेशन, तो ये कर सकते हो। तो ये रहा आपका आर्टिकल 19।